मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस सेकेंड बुक, जिसका चैप्टर चलेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये आपके चैप्टर का नाम है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड ये चैप्टर है, इसके जो टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके चैप्टर का नाम, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैप्टर नंबर फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राष्ट्र निर्माण क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जिन बच्चों को नहीं पता है, राष्ट्र मतलब एक प्रकार का देश। क्या बोल सकते हो आप? देश। ठीक है, देश। देश किसको बोलते ही किसको है? देश का अपना एक एरिया होता है। ठीक है, इसके अलावा इस जो भी देश होता है उसका तिरंगा होता है, उसका राष्ट्रगान होता है, उसी को हम देश बोलते हैं, है ना। तो राष्ट्र निर्माण यानी कि एक देश को निर्माण करने की, बनाने की चुनौतियां कौन कौन सी होती है, चैलेंजेस कौन कौन सी होती है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये हमारा जो पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर आपके 1947 से रिलेटेड है, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था और जब भारत का विभाजन हुआ था उससे रिलेटेड आपका चैप्टर है। रिलेटेड का पूरा बेस ही है उसी चीज़ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि राष्ट्र निर्माण होता क्या है, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक करके हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे पहली बुक की वीडियो नहीं देखे हैं या नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारे चैप्टर को कवरअप कराया गया है। ठीक है, उस हिसाब से। और ये आपकी सेकंड बुक आज से स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे करते करते ये भी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो कार्टून्स है, जो मैप है, वो सारा चीज़ बता दूंगा। इसके अलावा एक चीज़ और, जो आपके नवंबर में जो पेपर होने वाले हैं, एमसीक्यू के जो पेपर होने वाले हैं 40 नंबर के, उसकी भी मैं तैयारी करवा दूंगा। सो डोंट वरी, अभी आप चैप्टर के बारे में समझो, चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ताकि एक भी चीज़ आपकी छूटे ना। तो राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। राष्ट्र निर्माण का अर्थ, तो राष्ट्र को बनाने के लिए, अगर मैं राष्ट्र निर्माण की बात करूं, तो राष्ट्र कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि एक घर बनाने की बात हो रही है, पूरे देश को बनाने की बात हो रही है। तो उस चीज़ में किसी एक व्यक्ति का सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि सभी का सपोर्ट चाहिए, है ना। तो राष्ट्र निर्माण एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि समाज से रिलेटेड है। दूसरा, जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या होता है? राष्ट्र के प्रति जो फीलिंग्स होती है ना, वो प्रकट होती है। इसके अनुसार एक राष्ट्र में ऐसी प्रक्रिया हो जिनके द्वारा लोग अपने छोटे छोटे कबीलों, गांवों, नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली को वफादारी प्रदान करें। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। हमें पता है कि हम एक देश में रहते हैं। आप जहां कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको पता है कि हम देश के एक छोटे से राज्य के, एक छोटे से जिले के, एक छोटे से जगह पे हम रह रहे हैं, है ना। अब इतने छोटे से जगह पे हम रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने घर के प्रति या अपने नगरों के प्रति वफादार ना होकर, बल्कि इसके स्थान पे अगर हम ये सोचें कि हम एक देश के नागरिक हैं और देश को सपोर्ट करें, तो इसी की वजह से राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी कि जितने भी लोग हैं अपने घर, अपने कबीलों, अपने गांवों के प्रति वफादारी के स्थान पे एक देश को महत्व, तभी तो आप एक देश के व्यक्ति कहलाओगे। आपका कोई छोटा सा घर नहीं है, छोटा सा राज्य नहीं है, बल्कि एक विशाल देश है, भारत देश। तो आप अपने देश के प्रति जो वफादारी रखोगे, यही राष्ट्रवाद की चेतना है। और इसी की वजह से राष्ट्र बनता भी है और इसी की वजह से बिगड़ता भी। ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि राष्ट्र बनना जिसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि सारे व्यक्ति मिलकर अपने देश को सपोर्ट करते हैं। जब ऐसा कोई करता है तो देश का निर्माण भी होता है। और ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे, जैसे मान लो कि सपोज ब्रिटिश सरकार हमारे पे राज कर रही थी, ठीक है, 200 सालों तक राज की। अब उसके बाद हमारे मन में, यानी कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके मन में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई कि यार हमारा देश है, हम दूसरे को क्यों रहने दें यहाँ पे, दूसरे व्यक्ति हमारे पे शासन क्यों करें। तो राष्ट्रीय चेतना प्रकट हुई। अब राष्ट्रीय चेतना के प्रकट होने से जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी। और आगे चल के क्या हुआ, हमारा देश एक स्वतंत्र देश बन गया। यही बात हुई है। तो इससे क्या बना, एक देश बन भी सकता है, ठीक है,
और इसमें क्या है, राष्ट्रीय चेतना होना जरूरी है। तो यही था राष्ट्र निर्माण का अर्थ। राष्ट्र निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिनमें सभी लोगों को अपने देश के प्रति एक राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है और जिसकी वजह से एक देश का निर्माण होता है। अच्छा, नोट करने वाली बात क्या है कि 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात एक प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे टाइम पे, जिस टाइम पे हम भी स्टडी करते थे उस टाइम पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 14 से 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा भाषण दिया था। तो भाषण क्या दिया था, हिंदी में अगर बात करें तो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट हिंदी में है, और इंग्लिश में अगर बात करें तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक नंबर में पूछा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये है आज़ाद भारत, ठीक है, ये हो गया आपका पाकिस्तान और ये हो गया आपका नेपाल और ये हो गया पूरा अपना इंडिया। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर हो गया अपना। अच्छा, अभी इसके बारे में हम टोटली डिटेल्स की बात करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, विभाजन करने वक्त कौन कौन से जगह पे क्या क्या चीज़ हुआ था, हम हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे। अभी बस इतना समझो आप, राष्ट्र निर्माण का अर्थ और नाम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के टाइम पे दो समस्याएं खड़ी हुई, मतलब क्या है कि दो बातों पे सबको सहमति हुई, यानी कि सारे जितने भी लोग थे दो चीज़ पे सहमत हो गए। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ थी, पहला लोकतंत्र शासन चलाया जाएगा, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार रूल कर रही थी उन्हीं के हिसाब से देश चल रहा था, अब यहाँ पे लोकतंत्र शासन रहेगा। और दूसरी बात, जो सरकार रहेगी सबके भले के लिए काम करेगी, यानी कि जितने भी समुदाय के लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगी, काम करेगी। अच्छा, दूसरा ये टॉपिक हो गया क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के समक्ष तीन चुनौतियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता था और हमेशा ही क्वेश्चन आता था ये, स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियां। तो देखिए, चुनौतियों की अगर बात करें हम तो कौन कौन सी चुनौतियां थी, 3 प्रकार की चुनौतियां सामने आई थी। पहला चुनौती ये था कि एकता के सूत्र में बांधना, एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा देश है विभिन्न प्रकार की विविधताओं वाला देश है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मतलब संस्कृति है, विभिन्न प्रकार की भाषा है, बोलचाल है, अलग अलग सारी चीज़ें हैं। अब इनको एकजुट रख पाना ये बहुत बड़ा टास्क था। ठीक है, तो पहली चुनौती ये हो गई। दूसरा चुनौती देखो लिखा है, द्वितीय चुनौती लोकतंत्र को कायम रखना। जहाँ पे ब्रिटिश सरकार राज कर रही थी वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, उन्हीं के हिसाब से मतलब जो सारा चीज़ था वो रेगुलेट होता था। अब यहाँ पे जनता का शासन होना जरूरी था, लोकतंत्र स्थापित होना जरूरी था, तो ये दूसरा टास्क था। तीसरा, सारी जनता का विकास करना है, कि मतलब कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए जिसके वजह से सबका ही विकास हो पाए। ठीक है, किसी एक समुदाय या वर्ग का विकास ना हो बल्कि सबका विकास हो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एकता के सूत्र में बांधना। हमारे देश में विविधता है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, रंग, परंपरा आदि है, और ऐसे में इतनी विविधताओं से भरे विशाल देश को एकजुट रख पाना कठिन था। और उस समय प्राय यही माना जाता था कि विविधताओं से भरा कोई मुल्क अधिक दिनों से नहीं चल पाता, यानी कि नहीं एकजुट रह पाता, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बड़ा देश है और इसमें इतनी इस प्रकार की विविधता है और इसको एकजुट रह पाना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो पहली दिक्कत ये सामने आई थी। दूसरा, लोकतंत्र को कायम रखना। तो हमने अभी बात किया, इतने समय से ब्रिटिश सरकार का राज चलता आ रहा था और जहाँ लोगों का शोषण हो रहा था, अब जब भारत आज़ाद हुआ तो सरकार के सामने सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम रखने की भी एक चुनौती सामने आई। तीसरे की बात करें तो सारी जनता का विकास करना, जैसे देश में अब इस प्रकार शासन चलाया जाए जिससे समूचे समाज का विकास हो और समाज में सबको समानता मिले, और समानता के रूप से वंचित लोग, धार्मिक, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष प्रकार की सुरक्षा दी जाए, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको एक विशेष प्रकार की एक वो बनाना, रूल बनाना जिसके हिसाब से सबको धार्मिक सुरक्षा देना, इसके अलावा सबका कल्याण करना, कुछ ऐसे नियम कानून बनाना जिसकी वजह से सबका विकास हो पाए। तो ये थी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। 6 नंबर में पूछा जाता था और इसमें कोई 3 चुनौतियां लिखना होता था, आप ऐसे लिखते हो तो आपके नंबर फुल आउट ऑफ फुल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब टॉपिक हमारा आता है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना, क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे जाना,
और पुनर्वास का मतलब होता है कि दोबारा से अपने आवास को बनाना। मतलब क्या है कि आप किसी मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे देश में जा रहे हो, किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो, तो वहां पे अपना दोबारा से आवास बनाना, इसी को क्या बोलते हैं, पुनर्वास। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब समझते हैं, तो हमारा जब देश आजाद हुआ था, आजादी के साथ ही विभाजन भी हो गया था। मतलब विभाजन पहले हुआ रात्रि में और उसके बाद आजाद हो गया। ठीक है, या आप बोल सकते हो एक साथ ही दोनों हुआ, ये भी आप चीज बोल सकते हो। अब हुआ कब, 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि में हुआ। अब विभाजन जो हुआ था, विभाजन इस बात पे हुआ था कि जहां पे मुस्लिम समुदाय ज्यादा हैं, मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, वहां पे पाकिस्तान बनाया जाएगा, और जहां पे हिंदू लोग ज्यादा हैं उसको हिंदुस्तान बनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यानी कि जहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं उनको अपना पाकिस्तान बनाने दो, और बाकी के जगहों को क्या कर दो, भारत बनाने दो। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि विभाजन के कारण 14-15 अगस्त 1947 के एक नहीं अपितु 2 राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान अस्तित्व में आए। दोनों राष्ट्र थे क्योंकि दोनों अलग अलग देश बना रहे थे, इस वजह से भारत और पाकिस्तान उनका नाम रखा गया। फैसला यह हुआ कि भारत 2 भागों में बांटा जाएगा। किनके हिसाब से, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर, यानी कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर। और मुस्लिम लीग ने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत। ठीक है, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था, तो मुस्लिम लीग ने दिया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम पे थे। तो ये चीज है। तो आगे इस सिद्धांत के अंतर्गत भारत किसी एक कौम का नहीं, कौम का मतलब होता है मुल्क, ठीक है, इस किसी एक कौम का नहीं अपितु हिंदू और मुसलमान नामक 2 कौमों का मुल्क था। और इसी के कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक भिन्न देश अर्थात पाकिस्तान बनाने की मांग की। यानी कि जहाँ पे मुसलमान हैं वहाँ पे पाकिस्तान और बाकी के एरिया को हिंदुस्तान डिसाइड कर देना। ठीक है, आगे समझते हैं क्या हुआ। विभाजन की प्रक्रिया, किस हिसाब से विभाजन किया गया, इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहेंगे उसको पाकिस्तान और बाकी के हिस्सों को हिंदुस्तान समझा जाएगा। तो ये चीज़ है। तो सबकी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि इंडिया कहलाने वाला जो भूभाग है उसको भारत और पाकिस्तान नामक 2 देशों में विभाजित कर दिया जाएगा। यह बंटवारा दर्दनाक तो था ही, और इसका निर्णय लेना, इससे लागू करना और भी ज़्यादा कठिन था। एक तो होता है कि चलो जी बात कर लिया, डिस्कस कर लिया कि चलो ऐसा ऐसा हुआ। अब बात आती है जनता के सामने पेश करना, क्योंकि जैसे ही आप जनता के सामने पेश करोगे, जनता अगर वो डिसीजन गलत निकला तो जनता क्या करेगी, दंगे फसाद करना स्टार्ट कर देगी। और कोई 1-2 व्यक्तियों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, पूरे मुल्क की बात हो रही है जहाँ पे करोड़ों की जनसंख्या के लोग हैं। तो आप जाहिर सी बात है अगर कोई डिसीजन आप लोगे, गलत डिसीजन अगर हो गया तो क्या होगा, वो दंगे फसाद पे आ जाएंगे जिससे नुकसान सभी को होगा। तो इसी वजह से इसको लागू करना और भी ज़्यादा कठिन था। बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे हुआ। अब जहां मुसलमान अधिक होंगे वहां पे पाकिस्तान बाकी के हिस्से को भारत बना दिया जाएगा। ऐसे 2 जगह निकले जहां पे मुसलमान ज़्यादा थे, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। अब देखिए यहाँ पे मैप में आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सा। तो एक चीज़ आप ध्यान से रखिए, जो असम का एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं, ईस्ट। और जो पाकिस्तान पीछे का है उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट। और जो ऊपर का हिमालय वगैरह है, नेपाल के साइड की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के साइड की बात करें, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ। और जो नीचे श्रीलंका की बात करें या तमिलनाडु की बात करें तो उस टाइम पे हो गया आपका साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा काम आने वाला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब देखिए क्या हुआ कि ऐसे 2 इलाके निकल के आए जहां पे मुस्लिम ज्यादा था। एक तो ये और दूसरा ये पूरब का हिस्सा। 2 हिस्से में मुस्लिम ज्यादा निकल के आए। अब ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पे अब मुस्लिम यहाँ पे पूरब में ज्यादा है, पश्चिम में ज्यादा है। अब इनको अगर एक में जोड़ना हो तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि 2 मुल्क बनाया जाए, एक इधर एक पूरब में एक पश्चिम में, क्योंकि इस हिसाब से 3 हो जाएगा, एक भारत, एक पूरब में एक पश्चिम में, ऐसे करके। तो अब इस हिसाब से एक दिक्कत और सामने क्या है कि इनको जोड़ा कैसे जाए, आपस में कैसे जोड़ा जाए, ये भी एक प्रकार की दिक्कत थी। तो यही है कि अब ये समस्या थी कि इन्हें जोड़ा कैसे जाए, क्योंकि एक पूरब में एक पश्चिम में है। फैसला यह हुआ कि पाक 2 बनाया जाएगा, एक पूर्व में एक पश्चिम में। अब क्या हो गया, अब इसको बनाया गया, इसको बोला गया ईस्ट में है तो
पूर्वी पाकिस्तान, और ये वेस्ट में तो इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोल दिया गया। आगे क्या होता है, पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम था। अब देखो क्या है कि ये जो पंजाब का एरिया है, ठीक है, पंजाब, और यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, बंगाल की बात करें, तो इस एरिया में क्या था, इस एरिया में गैर मुस्लिम ज़्यादा थे, क्योंकि आपको पता है कि ये एरिया ऐसा था जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, तो जाहिर सी बात है हिंदू तो होंगे लेकिन कम मात्रा में होंगे, मुसलमान होंगे ज़्यादा मात्रा में होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ डिसाइड, पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे। आगे क्या हुआ, आज़ादी के दिन कई लोगों को यह भी नहीं पता था कि वह भारत में है कि पाकिस्तान में है। अब क्या हुआ, विभाजन हो गया। अब ये भी लोगों को ये नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतनी सूचना वगैरह नहीं चलती थी, कोई इतना ज़्यादा पेपर नहीं पब्लिश होता था, इतना ज़्यादा कैमरा वगैरह नहीं होता था, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं थी कि लोग फ़ोन पे ही देख पाएँ, क्योंकि फ़ोन उस टाइम पे जल्दी होते नहीं थे। तो कैसे पता लगा, बहुत धीरे धीरे करके सबको पता लगने लगा कि हाँ भाई आज़ाद हो गए हैं या अलग अलग हो गए हैं, और दंगे फसाद उस टाइम पर तो होना स्टार्ट हो गया, तो इसकी वजह से जल्दी सबको पता लग गया, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे कि पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम थे, ठीक है। अब जो अल्पसंख्यक जो मुसलमान थे, वो अल्पसंख्यक जो मुसलमान थे उनको हिंदू मानने लगे, और जहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम थी वहाँ पे मुस्लिम एक दूसरे को मानने लगे। अब ये दिक्कत आ गई सामने। अब देखो क्या है यहाँ पे, अल्पसंख्यकों की समस्या गंभीर थी, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ क्या थे, अल्पसंख्यक थे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि ये जो पूरा मुल्क था, ये क्या, इसको भारत बोला जाता था। अब जाहिर सी बात है इसमें हिंदू मुस्लिम हर जगह फैले हुए थे, तो ये डिसाइड कर पाना कि कहाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगे ये मुश्किल था, क्योंकि हर एक जगह पे मुस्लिम भी फैले हुए थे, हर जगह पे हिंदू भी फैले हुए थे, ठीक है। तो अब इस टाइम पे अगर आप विभाजन करते हो तो जाहिर सी बात है अगर सारे मुसलमानों को अगर भेजना हो आपको पाकिस्तान में, तो एक बहुत बड़ा टास्क था, सब जाना नहीं चाहते थे। और जाहिर सी बात है कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार थे जो कहते नहीं मैं भारत में ही रहूँगा, ठीक है, वो जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन दंगे फसाद होने की वजह से उनको जाना पड़ रहा था, बहुत सारी चीज़ हुआ था, ठीक है। तो आगे समझते हैं विभाजन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी। 4 प्रकार की दिक्कत निकल के सामने आती, कौन कौन सी। ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश इंडिया यानी कि जिस टाइम पे अंग्रेजों का शासन चलता था उस टाइम की इंडिया की बात हो रही है। ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक थे, ठीक है, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। एक पूरब में एक पश्चिम, यही 2 इलाका था जहाँ पे कुछ ज़्यादा थे, बाकी के हर एक इलाके में अल्पसंख्यक ही थे, कम ही थे। आगे दूसरा चीज़ ये कि मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं था, ऐसा भी नहीं था। कहने का मतलब ये है कि सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान में चले जाएं, ऐसा भी मतलब नहीं था। मुस्लिम ये बोलते थे कि नहीं मुझे इंडिया में ही रहना है, मुझे पाकिस्तान में नहीं जाना है, बेशक हमारी कास्ट मुस्लिम है लेकिन हम जाना नहीं चाहते, हम इंडिया में ही रहेंगे। ये दूसरी दिक्कत हो गई। तीसरा समस्या और भी भयंकर था कि विभाजन बहुसंख्यक के आधार पर होगा। अब ब्रिटिश भारत के 2 ऐसे इलाके थे जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, एक पूरब में और एक पश्चिम में। दिक्कत अब ये थी कि इनको जोड़ा कैसे जाए, जैसे कि मैंने बताया कि ईस्ट और एक वेस्ट में थे, इनको जोड़ने की सबसे बड़ी समस्या सामने आ गई थी, ठीक है। अब उस हिसाब से डिसीजन ये निकला कि एक काम करो, इसको पूरब बना दो पूर्वी पाकिस्तान, इसको पश्चिमी पाकिस्तान बना दो। आगे क्या होता है, चौथा दिक्कत क्या था कि दोनों मुल्कों में अल्पसंख्यक मुस्लिम और हिंदू थे। अब इनको एक जगह से लाने की समस्या थी कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे कैसे, क्योंकि दंगे फसाद इतने तगड़े फैल गए कि जहाँ पे अल्पसंख्यक मुसलमानों की संख्या थी वहाँ पे हिंदू मतलब लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए, और जहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं की संख्या थी वहाँ पे मुस्लिम उनको मारना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि आपको पता है आक्रोश स्टार्ट हो जाता है कि ये तो हमारे हिंदू भाई को मार रहे हैं, ठीक है, अब मैं मुस्लिम भाई को मारूंगा, ऐसे ऐसे करके आपस में लड़ाई उस टाइम पर होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं विभाजन के परिणाम क्या हुए। सन 1947 में बड़े स्तर पर एक स्थान की आबादी दूसरे स्थान पर पलायन करने के लिए विवश हो गई। अब एक टाइम पे ऐसा आया कि विभाजन होना स्टार्ट हो गया। अब देख सकते हो कि इस ट्रेन के माध्यम से इतने सारे लोग दूसरे मुल्क जा रहे हैं, यानी कि भारत में रहने वाले जो मुस्लिम वर्ग थे वो पाकिस्तान में जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान के हैं वो कहाँ आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। तो इस हिसाब से ट्रेनों से आना जाना स्टार्ट करने लगे। जगह जगह पर दंगे फसाद होने लगे। लाहौर, कोलकाता, अमृतसर जैसे
जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए, यानी कि लड़ाई झगड़े इतने हो गए कि आप ये समझ सकते हो हर जगह दंगे फसाद होने लगे। जन क्षेत्रों में जनता हिंदू सिख जनता थी, और जिन क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदू और सिख जनता थी, उन क्षेत्रों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया कि भाई हम जाएंगे तो हमको मार देंगे, ठीक है। और ऐसे वो भी लोग डरते थे कि भाई मुस्लिम इलाके में पाकिस्तान में अगर हम चले गए या फिर हमारे हिंदू हैं तो वो भी मारे जाएंगे, तो इस वजह से बहुत ही दिक्कत हो गई थी आगे। ठीक इसी तरह से मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्र में हिंदू तथा सिख नहीं गुजरते थे, जाते ही नहीं थे, ठीक है, क्योंकि आपस में डरते थे ये लोग अपने घर बार को छोड़कर जाने के लिए विवश हो गए। अब जाना तो उनको पड़ना ही था। लोग अपने ही घर में विदेशी बन गए थे, उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, अपने ही देश में क्या हो गए थे, पराये हो गए थे, अपने ही देश में पराये हो गए थे। दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे, उन्हें मारा जाने लगा। ऐसे में अनेक प्रकार के उनके पास एक ही रास्ता था, देश को छोड़कर अपनी जान बचाना। एक ही रास्ता था उनके पास कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बचानी है, जान बचानी है, तो देश को छोड़ दो। यानी कि आप मुस्लिम हो तो पाकिस्तान में चले जाओ, आप हिंदू हो तो आप भारत में चले जाओ, ठीक है। और कई बार ऐसा उनको चंद घंटों में ही करना पड़ा, यानी कि सोचने भर का टाइम नहीं मिलता था, सीधे बुरिया बिस्तर लो और चल दो। आगे स्त्रियों का अपहरण हुआ, उन्हें मजबूरन शादी करनी पड़ी, और कई लोग ऐसे थे जो कि इज्जत बचाने के लिए अपने ही बहू बेटियों का गला घोट देते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है यार कि कोई उनको अगर उठा के ले जाएगा तो आपको अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा। आप उसको लेके जाएगा, उसके साथ क्या करेगा, उसको मारेगा, फेंकेगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ करेगा, ठीक है। तो एक तो इज्जत की बात है कि इज्जत अपने घर की बहू बेटियों को लेके जा रहे हैं, यानी कि इज्जत लेके जा रहे हैं। और दूसरी बात कि उनको तड़पा के मारने से बेटर है कि मैं ही मार दूं, ठीक है। तो इसी वजह से कई सारे ऐसे व्यक्ति थे जो अपने ही घर के बहू बेटियों को मार देते थे ताकि वो दूसरे किसी के हाथ में ना पड़े जिनके साथ वो गलत कर पाए, ठीक है। तो इस हिसाब से एक ऐसा माहौल था। देखो ये जो चीज़ है ये शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। ये फीलिंग आप कर सकते हो कि जब दंगे फसाद हुए होंगे, जब विभाजन हुआ होगा तो क्या सीन रहा होगा, कैसे कैसे हिसाब से कई सारी चीज़ें हुई होंगी, कैसे कैसे लोगों को अपहरण किया गया होगा, बहू बेटियों को अपहरण किया गया होगा, मारा गया होगा, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए विवश करना पड़ा होगा। मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूँ, उस हिसाब से आप समझ जाएंगे। देखिए ये ट्रेन है, आप इस ट्रेनों पे देखो, ट्रेन के ऊपर इतने सारे बंदे हैं, ट्रेन के अंदर कितने होंगे आप ये समझ सकते हो। ये स्टेशन है, आपने इस प्रकार का कभी स्टेशन देखा है? आज के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार का स्टेशन अगर आज के टाइम पे इस प्रकार का स्टेशन हो तो लोग जाने से कतराएंगे, जाएंगे ही नहीं। लेकिन ये देखो उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि लोग जाने के लिए विवश थे। नहीं जाएंगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, और चले जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी बच जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना रस है। आगे ये कई सारे लोग हैं ऐसे जो बैलगाड़ियों से जा रहे हैं, ये चीज़ आप देख सकते हो। और यही है कि देखो पश्चिमी पाकिस्तान और ये हो गया आपका पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, और बाकी का जो एरिया था वो क्या बना गया था, भारत बनाया गया था, ठीक है। कई सारे लोग जिनके पास यातायात के साधन नहीं थे वो पैदल ही निकल पड़े थे कि नहीं अब हम जाना है। कुछ दिनों के बाद वो अपने मुल्क में पहुंच जाते थे। ये देखो जगह जगह पे जो दंगे फसाद हो रहे हैं उनका कुछ चित्र है। तो इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ पे त्रासदी बड़ा समय था, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने सारा जितना भी चीज़ एक्सपीरियंस था, जितना भी मैंने स्टडी किया था और जितना भी बेटर तरीके से हो सकता है उस हिसाब से समझाने की कोशिश किया हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे भी मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो, बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बात करते कुछ और भी जैसे घटनाएं। अब देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा दंगा फसाद हो गया था कि लोगों को घाट पे ले जाने की जगह नहीं थी, जहाँ थे लकड़ी से लेकर जला दिया। भाई ये देख रहे हो कि जगह जगह पे क्या है, लकड़ियों से लाशों को जलाया जा रहा है, ठीक। तो देखो वित्तीय संपदा के साथ साथ, वित्तीय यानी कि पैसे की जो संपदा थी उसके साथ साथ टेबल, कुर्सी और टाइपराइटर आदि चीज़ों का भी बंटवारा हुआ। सरकारी तथा रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हो गया कि भाई आप पाकिस्तान में चले जाओ, आप इंडिया में चले जाओ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदाय, यह एक क्रूर और भयावह विभाजन था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब तक साथ रहते रहते आए दो समुदाय जिनका ऐसा विभाजन किसी ने नहीं देखा था। बहुत ही ज़्यादा भयानक विभाजन था ये। आगे अंदाज़ा लगाया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपने घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा, और बंटवारे की हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई।
भारत तथा पाकिस्तान के लेखक जो थे, कवि और जो फिल्म निर्माता थे, इन पे कई सारे फिल्में भी बनाई और कई सारे उपन्यासों में भी लिखे, लघु कथाओं में भी इसका जिक्र है। ठीक है, लघु कथा, उपन्यास, कविता, फिल्मों में इत्यादि चीज़ों के बारे में, मार काट के बारे में, क्रूरता का जिक्र किया। जैसे कि आपने 2 फिल्में देखी होंगी, 2 क्या, आपने एक तो देखी होगी गदर। ठीक है, गदर फिल्म तो आप देखे होंगे। ठीक है, और इसके अलावा गर्म हवा, ये आपके बुक में है, गर्म हवा। ठीक है, इसमें यही चीज़ है कि एक जो व्यक्ति होता है जिसका अपना एक शोरूम होता है, जूते का शोरूम होता है, और वहाँ पे वो अपना जीव भरण पोषण करता है। अचानक से विभाजन होता है, उसको समझने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, और देखते ही देखते वो अपने ही घर में, जहाँ पे उसकी शॉप थी, वहीं पे पराया हो जाता है। पराया का मतलब है कि लोग ये समझते हैं कि भाई इसको अब तो दूसरे जगह पे जाना है, यानी कि पाकिस्तान में जाना है। ठीक है, अब होता यूँ है कि पाकिस्तान में इसको जाना है, तो अब जो लोग वहाँ के होते हैं उनके साथ भेदभाव करने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो शॉप रहता है वो भी बंद हो जाता है। आगे चल के उसकी बेटी को मार दिया जाता है। तो इस प्रकार का कुछ सीन है। ठीक है, गर्म हवा के जो फिल्म है उसमें। ठीक है, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। और जो गदर फिल्म है तो आप देखे ही होंगे। ठीक, सनी देओल का जो फिल्म है, जिसमें गदर फिल्म में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप देखे होंगे, तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विभाजन मानो ऐसा लग रहा था कि मानो एक दिल के 2 टुकड़े हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ थी, मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है कि ताकि आपको समझ में आए कि विभाजन किस प्रकार से हुआ होगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उस पार्ट में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, और इतने हिसाब से मैंने डिस्क्राइब किया है, तो इस हिसाब से थोड़ी सी वीडियो लेंदी हुई है, बट कोई नहीं, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।